नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को हटाया गया है। विजिलेंस विभाग ने वैभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में बंद है। कल उनकी पार्टी से एक बड़ा इस्तीफा आया था, जहां पर एक बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया था। और आज अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके निजी सचिव को पद से हटा दिया गया है। विजिलेंस विभाग ने निजी सचिव के पद से वैभव कुमार को हटा दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कैसे आम आदमी पार्टी खुद को समेट पाती है इस चुनाव से पहले। लेकिन एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को, वैभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया है। तो एक बड़ा झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल को लगा है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद है। 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत है। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, तब देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है उनकी जमानत याचिका पर। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। साथ ही साथ हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को फटकार लगी। हाई कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, हाईकोर्ट इस पर तय करे। लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई है और कहा है कि ईडी की गिरफ्तारी सही है। अरविंद केजरीवाल साजिश में पाए गए हैं, इसीलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और बीएसपी सुप्रीमो से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती। नागपुर के दौरे पर जाएंगी मायावती। नागपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नागपुर के दौरे पर आज बसपा सुप्रीमो मायावती रहने वाली हैं, जहां पर नागपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती नागपुर में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम दल एक्टिव हो चुके हैं। राजनीतिक मैदान में सभी दल हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। पहले फेज का चुनाव करीब आ गया है। 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव होगा। आचार संहिता लागू है। ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होंगे। 4 जून को नतीजे सबके सामने आएंगे। 4 जून को तय होगा कि कौन इस बार फिर से देश में अपनी सत्ता पर काबिज होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इतिहास दोहराती है या इस बार वाकई कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन कोई कमाल कर पाता है। प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के घर रीता बहुगुणा जोशी पहुंची, जहां इलाहाबाद सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की बधाई उनको दी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का वो सम्मान करती हैं। नीरज त्रिपाठी पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। उन्हें रीता बहुगुणा जोशी की जगह टिकट दिया गया है। यानी कि माफ कीजिएगा, इस बार रीता बहुगुणा जोशी का नाम भी सामने आ रहा था कि इलाहाबाद सीट से उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया। उनको इस बार बीजेपी प्रत्याशी बनाया है। यानी कि इलाहाबाद सीट से यहां पर बीजेपी के लिए अब नीरज त्रिपाठी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और गठबंधन के प्रत्याशी को टक्कर देंगे। तो इलाहाबाद की सीट पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से नीरज त्रिपाठी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां से उज्जवल रमन सिंह को उतारा गया है। दोनों के बीच में मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि उज्जवल रमन सिंह के जो पिता हैं वो भी इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो इस सीट पर मुकाबला कड़ा होने वाला है। रीता बहुगुणा जोशी आज नीरज त्रिपाठी के आवास पर पहुंची थी, जहां पर उनको टिकट मिलने पर बधाई दी और उनकी जीत का संकल्प लिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रीता बहुगुणा जोशी नीरज त्रिपाठी के आवास पर पहुंचती हैं और उनको बधाई देती हैं। वो भी रीता बहुगुणा जोशी के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी उनको आशीर्वाद देती हुई भी नजर आ रही हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। 8 दिन बाकी है। इससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। ये पार्टी की 11वीं सूची है। हालांकि इसमें एक ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बड़ी सीट से उम्मीदवार की घोषणा हुई है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट दिया है। मौजूदा सांसद रमेश चंद बिंद का नाम हटा है और इस सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो 11वीं सूची जारी हो चुकी है। भदोही सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें साफ हो गई हैं कि भदोही सीट पर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है। 8 दिन बाकी बचे हैं। धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से जारी है। 11वीं सूची भी जारी कर दी गई है। हालांकि सूची में एक ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है और वो है भदोही सीट से विनोद कुमार बिंद। मौजूदा सांसद रमेश चंद बिंद का नाम यहां से हटा है और नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है, यानी कि विनोद कुमार बिंद को इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जबलपुर दौरा बेहद खास रहेगा। पीएम मोदी जबलपुर आएंगे, हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है। सीएम ने यह भी कहा कि मैं पीएम का स्वागत करूंगा। पीएम के व्यक्तिगत के कारण पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में मोदी मैं हो गया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर हार का सामना इस बार करेगी। एक बार फिर से देश की जनता नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और एक बार फिर से जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद देगी और इस बार फिर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे जी जान से चुनाव में जुटी हुई है, जनता के लिए काम कर रही है और आगे भी जनता के लिए ही काम करेगी। इसलिए जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताएगी। एक तरह से आखिरी दौर चल रहा है। हम भाग्यशाली हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर खास करके जबलपुर से मंडला की तरफ आज जाएंगे। यहाँ के अन्य कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है और यशस्वी प्रधानमंत्री का मोदीमय देश बना और मध्य प्रदेश में भी चारों तरफ उसी तरह का वातावरण है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निश्चित जो मैं लगातार घूम रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है, पूरा प्रदेश भी माननीय मोदीमय हो चुका है, भाजपा में हो चुका है। कांग्रेस अब की बार यहाँ से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़ रही। आप छिंदवाड़ा से आए, छिंदवाड़ा मैंने कहा कि जब सभी सीटें हार रहे हैं तो एकमात्र सीट 2019 में बची थी 23 में, जिसमें हमको लग रहा है कि अब हम अपनी सारी सीटों की तरफ जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि वर्तमान के दौर में निराशा का माहौल बना हुआ कांग्रेस के अंदर और छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के महागठबंधन को बिना शर्त समर्थन दे रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये समर्थन केवल पीएम मोदी और एनडीए गठबंधन के लिए है। अब एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए हैं उनके इस बयान पर, जिसको लेकर आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मिलने बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री उनके आवास पर पहुंचे। तो पीएम का तो एमएनएस प्रमुख
कि राजनीतिक बयानबाजी पर अब वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। राज ठाकरे से मिलने आज बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे, जहां पर उनके आवास पर मंगल प्रभात लोढ़ा पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान कई अहम चीजों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे के आवास पर आज बीजेपी के दिग्गज नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मंगल प्रभात उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। पिछले साल उत्तराखंड के मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण का काम लोक निर्माण विभाग ने करवाया था, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद रोड की हालत खराब होने लगी। सड़कों में लगी टाइलें उखड़ने लगी, लोहे के ढक्कनों से बने चेंबर में फिसलकर लोग चोटिल होने लगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने माल रोड की दुर्दशा को लेकर लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया है। तो पिछले ही साल यहां पर सौंदर्यीकरण का काम हुआ था और तस्वीरें आज आप देख सकते हैं। एक साल में सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है। यहां पर जो सड़कें बनी हुई हैं उन पर लगी टाइलें उखड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ चैम्बर में जो ढक्कन लगे हुए हैं उनमें फंसकर लोग चोटिल हो रहे हैं, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग को नोटिस भेजा गया है। माल रोड की इस दुर्दशा पर एक साल में ही इस रोड की ये दुर्दशा हो गई है, जबकि बड़े ही जोर शोर के साथ यहाँ का सौंदर्यीकरण का काम कराया गया था। तमाम विकास के वादे किए गए थे, करोड़ों रुपए इस माल रोड पर खर्च किए गए थे यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर। लेकिन एक साल में ही सारी जो व्यवस्था है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, घोटाला यहाँ पर हुआ है। इन्हीं चीजों को लेकर विभाग की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी हुआ है। गंधवानी में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है, जहां 4 लोगों पर हमला कर उन्हें तेंदुए ने घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और इलाके में तेंदुए की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर टीम लगाई गई है जो तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। दावा है वन विभाग का जल्द से जल्द तेंदुए को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में इलाके में दबिश देकर बैठी हुई है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि तेंदुए ने 4 लोगों को घायल कर दिया है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेंदुए ने अचानक से उन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो तेंदुए रूप सिंह जी, क्या हुआ था? आप सुबह आपने पता चला है, दिन में देखा, बताएंगे? सर यहाँ आया था सुबह देखा, फिर यहाँ से कपास में घुस गया था अंदर। तो आप क्यों आए थे यहाँ? खेत में आए थे क्या? यहाँ घर के पीछे। आपके घर के पीछे? हाँ। फिर आपने क्या किया? कहीं कुछ नहीं किया उसको। फिर वो वापस कपास में घुस गया। अच्छा कपास में घुसने के बाद फिर हमने कुएं पे नहीं गए थे रात में। अच्छा। तो कुएं पे मोटर देखने के लिए गए थे। इधर बाहर बाहर गए थे, तो फिर बाहर बाहर रास्ते से आ रहे थे, यहाँ मक्की में पड़ा था। सोनभद्र में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईदगाह और मस्जिदों पर ईद उल फितर की नमाज अता की गई। मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। ईद उल फितर की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी यहां पर मौजूद दिखी। मस्जिदों को भी इस दौरान बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था, भव्य तरीके से सजावट की गई थी, जिसके बाद यहां पर लोगों ने ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। तो पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया, जश्न का माहौल रहा। यहाँ पर
आज पूरे देश में ईद का जश्न देखने को मिल रहा है। धूमधाम से लोग ईद मना रहे हैं। ईद की नमाज मस्जिदों में अता की गई। देश में अमन, शांति, भाईचारे की कामना के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रमुख ईदगाहों पर सभी मुस्लिम बंधु अपना ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थानों पर ईद की नमाज 8:15 से 9:45 के बीच में रही है। सभी जगह पर सकुशल रूप से ईद की नमाज संपन्न हुई है और पुलिस की तरफ से अच्छी व्यवस्था है। पीएससी वगैरह की भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सादे में एनआईयू के जवान भी बाकायदा मुस्तैद हैं और सभी अराजक तत्वों पर नज़र रखी जा रही है। किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति में, अराजकता की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाए। लखनऊ में लोकसभा सांसद मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी से अपने इस्तीफे पर बोले कि मैं इतने दिनों तक चुप रहा, पार्टी ने मुझे सांसद या विधायक का चुनाव नहीं लड़ने दिया, यहां तक कि मेरा नाम स्टार की सूची में से भी हटा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा था, पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो इतने दिनों तक चुप रहे। लेकिन अब ये सहना उनके बस से बाहर था और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बीएसपी सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ा झटका मायावती को यहां पर लगा है। ये रिकॉर्ड है, इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कहीं नया घर तलाशेंगे। हाँ, जो आपने अच्छी बात कही कि देश के लिए। बुधनी में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से ईदगाह में ईद की नमाज अता कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नमाज को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया, हर जगह अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। ईदगाह के बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान नगर के जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस और राजस्व प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी गले लगकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए। तो पूरे देश में धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग मस्जिदों में नमाज अता कर रहे हैं, अमन और शांति, भाईचारे की कामना कर रहे हैं। गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी गई। तो प्रतापगढ़ में भी ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रमजान महीने में 30 दिन रोजे रखने के बाद समापन पर ईद उल फितर मनाया जाता है। मौके पर शहर के ईदगाह मैदान पर सुबह विशेष नमाज अता की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाइयां दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की है, जहां पर खुले मैदान में आज ईद की नमाज पढ़ी गई। सभी ने खुले दिल से भाईचारे के साथ एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। पुलिस बल भी यहां पर मौजूद रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने ईद के मौके पर सभी को बधाई दी। साथ ही कहा, देश में संस्कृति और भाईचारा बनाए रखें। देश की तरक्की के लिए भाईचारा बेहद जरूरी है।
तो उत्तर प्रदेश बहुत के बहुत मुबारकबाद। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल करके मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। वहीं सपा के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, घोषणा पत्र जनता के सामने है, ये बिल्कुल मजाक जैसा है। सपा प्रदेश में अपना खाता खोल पाएगी या नहीं, ये अभी बात संदिग्ध है। डिप्टी सीएम ने ये कहा कि सपा जो घोषणा पत्र जारी कर रही है, ये सिर्फ चुनाव में सुर्खियां बटोरने के लिए है। सपा केवल एक राज्य की पार्टी है। सपा को 5 से ज्यादा सांसद नहीं मिले हैं। सपा चाहे अकेले लड़े या गठबंधन के साथ लड़े, कोई फायदा उसको नहीं होने वाला है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के मैनिफेस्टो को मजाक बताया। उनका घोषणा पत्र जनता के सामने एक मजाक जैसा है। जिनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह भी पता नहीं है, वो चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपना घोषणा पत्र जारी करने की जगह ये कहना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी के सामने साष्टांग हूँ, और कांग्रेस पार्टी से मैं कहूँगा कि अगर कभी संसद में उनके कुछ सदस्य पहुँच जाएं तो वो ये विषय उठावें। उनके घोषणा पत्र को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, और उनके घोषणा पत्र केवल एक चुनाव में के दौरान एक दिन अखबार में और मीडिया में जगह पाने का एकमात्र प्रयास है। और उनका घोषणा पत्र न कुछ है न वो कुछ कर सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।